आपने बलूचिस्तान से आपने मामला सारा शुरू किया, आप खुद भी, इसमें बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बिल्कुल एक लेमैन की नज़र से देखें, बलूचिस्तान का अगर हम तारीख में देखें तो हमें मसाइल नजर आते हैं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। इस वक्त बलूचिस्तान की हम्म। क्या सिचुएशन है, या ओवरऑल आपके ख्याल में बलूचिस्तान का मसला क्या है? ये उसी तरह का मसला है कि जिस तरह पाकिस्तानी स्टेट कहते थी कि यार कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं और मामला कर रहे हैं, या इतना खराब मामला है कि जिस तरह इंडिया कहता है कि कश्मीर की तरह तहरीक चल रही है? यार देखें, जो मैंने बात शुरू में की थी ना, कि जब आपके पास सारी इंफॉर्मेशन लाउड स्पीकर और टीवी के चैनल्स या अखबारों से आएगी, तो आपका पर्सपेक्टिव भी चीजों को देखने का वही होगा, एक सरफेस लेवल का, या एक स्टेट नैरेटिव होगा। बलूचिस्तान को आपने समझना है या बलूचिस्तान के इश्यूज को समझना है, तो उसके लिए तो जरूरी यही होगा ना कि आप सबसे पहले बलूचिस्तान की आवाजों को ऊपर लेकर आएं। और बलूचिस्तान के बारे में अगर कुछ जानना है तो वो किसी बलूचिस्तान के बंदे से पूछें, बजाय इसके कि आप खुद बैठ के इस्लामाबाद या कराची या लाहौर में उसके ऊपर तबसरे करें। इंडिया और पाकिस्तान का यही बहुत बड़ा मसला है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों कश्मीर के बारे में भी और बलूचिस्तान के बारे में भी खुद से राय देना चाहते हैं। और इंडिया और पाकिस्तान के बैठे हुए बेशतर लोग, जिन्होंने कश्मीर और बलूचिस्तान दोनों को विजिट भी नहीं किया होता, वहां के लोगों के साथ इनका कोई रिश्तेदारी, कोई दोस्ती, कोई कारोबार भी नहीं होता, वो भी उसके बारे में बात करते हैं। सो अगर आप वैसे समझना चाहें तो देखें, हम हमारा एक बहुत बड़ा इशू है, पाकिस्तान का भी है और इंडिया में भी अब ये चीज शुरू हो गई है, यूनिफॉर्मिटी। हम कहते हैं कि सब एक जैसे हो जाएंगे। पाकिस्तान एक कौम है, उसकी एक जबान है, उसका एक कल्चर है। जब आप ये चीजें कहते हैं तो आप बेसिकली बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस को डिनाई कर रहे हैं। यानी आप पंजाबी कल्चर को, सिंधी कल्चर को, उर्दू कल्चर को, बलोच कल्चर को, पश्तून कल्चर को, उनको अंडरमाइन भी कर रहे हैं और उनको दबा भी रहे हैं और उनको उसके साथ कबूल नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब ये चीज, हमें लगता है कि ये कौन सी ऐसी बात है, देखो हम सब पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल हम सब पाकिस्तानी हैं। लेकिन अगर मैं 3,000 साल से पंजाबी बोल रहा हूँ, या मैं अगर 1,000 1,500 साल से 2,000 साल से पश्तो बोल रहा हूँ, मेरी पश्तो के मुहावरे हैं, मुझे पश्तो में बात समझ आती है, तो मुझे पश्तो में तालीम क्यों नहीं मिल रही? या मुझे मेरे एरिया में मेरा इख्तियार क्यों नहीं है? हम एक कलेक्टिव पॉलिसी क्यों लेकर आना चाहते हैं कि सारा पाकिस्तान एक तरीके से ट्रीटमेंट उसकी होगी, जबकि लोग डिफरेंट हैं, लोगों का लाइफस्टाइल डिफरेंट है। लाहौर में रहने वाला और बलूचिस्तान में तुर्बत में रहने वाला, दोनों के डेमोग्राफिक्स डिफरेंट है। भाई आपका कल्चर, आपकी सिविलाइजेशन, आपकी सोशल वैल्यूज वो डिफरेंट है, उनकी डिफरेंट है। आप एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। जब आप हाँकते हैं तो रेजिस्टेंस आता है, और वो रेजिस्टेंस जो है वो किसी एक लेवल पे नहीं है। हम बलूचिस्तान को देखते हैं तो हम सिर्फ मिलिटेंट अटैक्स की तरफ चले जाते हैं कि बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी है और फौज की, और ऑफ कोर्स कुछ लोगों की लड़ाई है, और वो पहाड़ों पे चल रही है। पाकिस्तान कह देगा कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया कह देगा कि नहीं, ये तो ऐसे हो रहा है। आप सिर्फ पहाड़ के लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, आप एकेडेमिया में बैठे हुए लोगों को नहीं देख रहे। आप वहां के मीडिया में बैठे हुए लोगों को नहीं देख रहे, आप सोसाइटी में जो आम, जो सोशल वर्कर हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप उनको नहीं देख रहे, आप उनकी बात भी नहीं सुन रहे। आप सिर्फ गन वाले को कवरेज दे रहे हो। ठीक है ना, कि यार उसने गोली मारी है और वो गलत है और अब हम उसको मारने जा रहे हैं। तो ये जो बाकी के वहां के जो शायर हैं, जो वहां के सहाफी हैं, जो वहां की जो आम जनता है, उससे तो आप राय ले सकते हैं ना। आप उसकी भी राय नहीं लेके आना चाहते, क्योंकि वो भी एक सर्टेन रेजिस्टेंस रखती है। और वो रेजिस्टेंस ये नहीं होता कि यार मैंने फौज को मारना है या मैंने पाकिस्तान से आजादी चाहिए, ये नहीं। रेजिस्टेंस क्या है? एक आम आदमी क्या चाहता है? बलूचिस्तान का एक आम आदमी यही चाहता है कि भाई मेरे एरिया में मेरा कल्चर, मेरी सिविलाइजेशन और मेरे राइट्स वो महफूज होने चाहिए। अब अगर मैं वहां माइनॉरिटी में रहता हूँ और मेरे इलाके में मिनरल्स हैं, या मेरे इलाके में रिसोर्सेज हैं, या मेरे इलाके में कोस्टल है, और आपको कारोबार का शौक है, तो ठीक है, आप आए, आप कारोबार करें, आप मिनरल्स निकालें, आप कोस्टल लाइन को यूज करें, आप पहाड़ों को इस्तेमाल करें, आपका जो दिल करता है करें। लेकिन उसके अंदर जो मेरे कंसर्न्स और मेरे फियर्स हैं, उनको आप कितना एड्रेस कर रहे हैं? मसलन मेरे कल्चर के लिए आप कितना काम कर रहे हैं, मेरी लैंग्वेज के लिए आप कितना काम कर रहे हैं, उन नए प्रोजेक्ट्स में मेरी जो जो लोकल बलूचिस्तान के लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जॉब्स में भी, विजन में भी, एग्जीक्यूशन में भी, वो कितनी है? हम कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कोई ठेका किसी मुल्क को दे रहे हैं, तो हमने बलूचिस्तान की इन्वायरमेंट के बारे में कितना स्टडी किया है? हम उस इलाके की अगले 50 साल की प्लानिंग भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि चले हमने यहाँ पे आबादी करनी है, हमने इसको डेवलप करना है, तो फिर होगा क्या?
ठीक है। हम पाकिस्तान में लाहौर कराची इस्लामाबाद में बैठ के कहते हैं कि नहीं जी हमने जो है ना वो गवर्नमेंट की रिट कायम करनी है, चाहे वो वजीरिस्तान हो चाहे बलूचिस्तान हो। तो गवर्नमेंट की रिट है क्या, मतलब पंजाब में गवर्नमेंट की रिट है, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन जो आपका सिस्टम है वो 70 साल से जुडिशरी में क्या फेल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में फेल नहीं है? कि किस डिपार्टमेंट में आपका सिस्टम जो है वो लोगों को डिलीवर कर रहा है? इट्स नॉट इवन डिलीवरिंग इन पंजाब, इट्स नॉट इवन डिलीवरिंग इन कराची, जो आपके मेन स्ट्रीम है। वहां पे लोग इस सिस्टम से खुश नहीं है, सिस्टम में रिफॉर्म्स चाहिए। आप उस सिस्टम को बजाय रिफॉर्म करने के, बजाय उसको ठीक करने के, आप उसी हालत में बाकी इलाकों में भी जाके इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और बाय फोर्स करना चाहते हैं। ये गलत। पाकिस्तान बनने का जो बुनियादी असूल था ना कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, वो बुनियादी असूल ये था कि तमाम कम्युनिटीज को सॉवरेनिटी मिलेगी कि वो अपनी अपनी स्टेट में, अपने अपने प्रोविंस में, अपने अपने एरिया में अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करें, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारें। ये एक बेसिक रूल था पाकिस्तान बनने का, जिसको 1947 से वायलेट किया जा रहा है। कभी नजरिया जरूरत आ जाता है, कभी मुल्की हालात आ जाते हैं, कभी मार्शल लॉ आ जाता है, कभी कोई बहुत मकबूल लीडर आ जाता है। सो जब तक आप प्रोविंस के, अपने जो प्रोविंसेस हैं उनके लोगों को दबाए रखेंगे, उनकी आवाज नहीं सुनेंगे, तो तब तक आपके यही हालात रहेंगे कि फिर आप मिलियंस एंड बिलियंस यू स्पेंड ऑन प्रोपेगेंडा। मतलब मुझे गुस्सा आता है कि मैंने कई एक दो ऐसे सहाफी देखे हैं जो प्रोपेगेंडा सहाफी थे, कि वो बलूचिस्तान में फिर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा है, ये देखें ऐसे है वैसे है, कोई मसला नहीं है, ये सब बकवास। ओके, ये तो आप कह रहे हैं ना, तो मैं अगर आपको जगह बता दूं कि वहां जाएं और वहां कैमरा लगाएं, तो वो जगह कोई इंसर्जेंट्स की जगह नहीं है। ठीक है, वो जगह नॉर्मल स्टेट की जगह है, जहां पे स्टेट मौजूद है। आप वहां कैमरा नहीं लगा सकते, आप वहां खड़े होकर बात नहीं कर सकते। लोग जिन्होंने प्रोटेक्शन करनी है वो खुद एक हिसार में बैठे हुए हैं। ठीक है, वो अपनी प्रोटेक्शन के गिर्द ऊपर इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि हर चीज बाय फोर्स सॉल्व नहीं होती, हर कम्युनिटी एक तरीके से नहीं ट्रीट होती। ये नहीं होगा कि आप किसी इलाके में जाएंगे और आप पैसा फेंकना शुरू करेंगे और वहां पे आपको हर बंदा ही लालची मिल रहा होगा, या हर बंदा ही ठेकेदार होगा और वो जमीनें बेचने के लिए तैयार होगा। तो आपको कहीं पे भी अगर कोई जाके काम करना है, चाहे आपको बिल्डिंग लगानी है, चाहे आपको तेल गैस निकालनी है, चाहे आपको सड़क बनानी है, पहले वहां की कम्युनिटी के कल्चर को, हिस्ट्री को, सिविलाइजेशन को समझें और उनके फियर्स और उनके कंसर्न्स को दूर करें। वो आपके साथ चलेंगे ना। कोई भी आदमी अपने घर में तबाही थोड़ी लाना चाहता है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती घुस के करना चाहेंगे, फिर रेजिस्टेंस उसका हक है। और वो रेजिस्टेंस बलूचिस्तान में 1947 से मिल रहा है। और वो रेजिस्टेंस पहले कह सकते हैं कि किसी एक कम्युनिटी, एक ट्राइब या एक शख्स तक लिमिटेड होगा कभी। अब हर बलूचिस्तान का बंदा जो है ना वो अवेयर है। उससे अगर आप बलूचिस्तान के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आपको जो जनरल पब्लिक है कराची की, इस्लामाबाद की और लाहौर की, उसके मुकाबले में आप बलूचिस्तान के किसी पसमानदा इलाके में चले जाएं, किसी पसमानदा इलाके में, और वहां से जाके उस बंदे से पूछें कि ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं, तो जो वो पर्सपेक्टिव आपको देगा, आप हैरान हो जाएंगे कि यार इसके पास इतना ग्लोबल इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है, जो कि शहर में अर्बन आदमी के पास नहीं है। क्योंकि अर्बन आदमी तो बस सिंपल थकेले किस्म के सहाफियों की ओपिनियन सुन के और सोशल मीडिया की मीम्स वायरल करके समझता है कि वो बहुत एक्टिव हो गया। ऑन ग्राउंड उसने कुछ चीज देखी ही नहीं है। तो वो बलूचिस्तान का जो भी मसला है, जो भी इशू है, वो ना मैं बता सकता हूँ ना आप बता सकते हैं। उसके लिए तो आपको एक कंक्रीट सॉलिड रिसर्च सर्वे को पेपर चाहिए ना। वो काम कौन करेगा? वो या तो आप किसी को करने दें या खुद करें। तो हमारी स्टेट तो 70 साल से इतनी सीरियस नहीं है कि बलूचिस्तान के ऊपर एक पेपर पब्लिश कर सके कि यार ये इलाका है, ये इसका मसला है। किसी की पीएचडी नहीं है आपके पास। तो वो जब तक आप बलूचिस्तान के लोगों को नहीं सुनेंगे, आपको नहीं समझ आएगी कि बलूचिस्तान का मसला है क्या। उसकी बहुत सी लेयर्स हैं। क्योंकि आपने स्टेट की बात की और ये मौजू नहीं है, कभी आपने मौका दिया तो हम बलूचिस्तान पे स्पेसिफिकली पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि सिर्फ इसको एक सवाल करके क्वालिफाई करके हम आगे बढ़ें। जब हम रियासत कहते हैं तो हम ये तो समझ सकते हैं कि उनके जो पहले वजीर आला थे या जो उनके हेड थे उन्हें हटा लिया गया था, हुकूमतें तोड़ी गई, उसके बाद हुकूक नहीं दिए गए, भुट्टो साहब का ऑपरेशन, बहुत सारी बातें हैं जो हम तारीख के पैराए में कर सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल अगर शुरू से बात करें, बिल्कुल पहला पॉइंट, और यही पहला और आखिरी सवाल है इस मुतालिक, इस मौजू पे, कि जिस आइडिया पे पाकिस्तान बना, एक आइडिया आपने बताया, दूसरा आइडिया ये भी तो है ना कि हमने तमाम ही
उस वक्त की सिविलाइजेशंस को छोड़कर, जिन्ना साहब की कुछ स्पीसीज को छोड़कर हमें ये मिलता है ना कि एक मुस्लिम आइडियोलॉजी है, एक पाकिस्तानी आइडियोलॉजी है जो हमने आगे लेके जानी है। और फिर जिन्ना साहब अपना किरदार भी इस तरह मिलता है। बलूचिस्तान में अगर स्पेसिफिकली ना भी मिले तो वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में जाकर ये कहना कि सिर्फ उर्दू ही हमारी लैंग्वेज होगी और बंगाली नहीं होगी, और इवन हुकूमतें तोड़ देना, गवर्नर जनरल बन जाना, तो इसमें अगर हम स्टेट से पहले स्टेट के बानियान पे भी जरा उनको भी इसका कसूरवार ठहराएं तो हम गलत करेंगे या हम सही करेंगे? यार देखें, जो मेन प्रिंसिपल था, वो कहते हैं ना कि हमारे दरमियान में एक चीज कॉमन थी, वो था रिलीजन। ठीक है। और मुस्लिम्स वर माइनॉरिटी इन इंडिया, अ बिग माइनॉरिटी इन इंडिया। ठीक है। लेकिन वो अब तब माइनॉरिटी थे जब पूरा इंडिया इकट्ठा था। जो वेस्ट ऑफ द इंडिया था, जिसपे आज हम पाकिस्तान लेके बैठे हुए हैं, या जो जिसमें आज बांग्लादेश है, वो अपने यूनिट्स में मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे। वहां पे ऑलरेडी मुस्लिम्स की हुकूमत थी, मुस्लिम्स नौकरियां करते थे, मुस्लिम्स कारोबार करते थे, हिंदूज एंड सिख भी थे, पारसीज भी थे, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था नंबर वन। आपको कोई ऐसी टेंशन नहीं थी कि आपका मजहब खत्म हो जाएगा या आपसे कोई कुछ छीन लेगा, आप तो ऑलरेडी अपने एरिया में बैठे हुए थे। ठीक है। हमने एक एक लाइन, जो भी आप कहें, वो पॉलिटिकल थी, पॉपुलिस्ट नैरेटिव था, उस दौर की जरूरत थी, वो एक बहुत लंबी बहस है। मुस्लिम होना एक कॉमन ग्राउंड था कि हम कुछ चीजें इकट्ठी शेयर करते हैं और हम इकट्ठे रह सकते हैं, तो हमें इकट्ठे रहना है। ये फॉर्मूला था। ठीक है। लेकिन उसमें जो पावर डायनेमिक्स थी, वो चाहे जिन्ना साहब थे, मुस्लिम लीग थी, या जो भी था, वो उस वक्त ही डिसाइडेड थी कि प्रोविंसेस विल बी सॉवरन। ठीक है ना। उनको एक सर्टन, एक उनकी सॉरी, सॉवरन नहीं, लेकिन एक ऑटोनमस होंगे, उनको एक ऑटोनॉमस खुद थे। मुख्तारी, उनको एक खुद मुख्तारी मिलेगी अपने डिसीजंस लेने के लिए। अपनी एजुकेशन, अपनी हेल्थ, वो सब खुद, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वो अपना खुद देखेंगे। फेडरेशन के पास सिर्फ तीन चीजें होंगी। ठीक है जी। करेंसी, आर्मी एंड फॉरेन पॉलिसी। अब 47 के बाद आपने सारे प्रिंसिपल्स ही बदल दिए। ठीक है। आप कह रहे हैं हमने इस मुल्क की नजरियाती हुदूद की भी हिफाजत करनी है। अब नजरियाती हुदूद डिफाइन कौन करेगा? अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि इस मुल्क में तो सुन्नी भी बैठे हुए हैं, शिया भी बैठे हुए हैं, पारसी भी बैठे हुए हैं, वहाबी भी बैठे हुए हैं, लोअर मिडिल क्लास भी बैठे हुए हैं, एलीट भी बैठे हुए हैं, सेकुलर भी बैठे हुए हैं। तो या तो फिर आप एक बड़ी इंक्लूसिव सी कोई नजरियाती हुदूद लेकर आए जिसमें आप सबको इन्वॉल्व करें। अब वो भी नहीं है। अब आप क्या कह रहे हैं? आपको एक सिंगुलर, एक यूनिफॉर्म आइडेंटिटी चाहिए जो आपने सब पे लाजिम करनी है। वो नहीं हो सकती किसी भी तौर पे, और अभी 70 साल से तो हुई भी नहीं। ठीक है। तो उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा यही हुआ ना कि आधा मुल्क आपने तोड़वा दिया, बाकी का जो बचा हुआ है उसमें फड्डे चल रहे हैं, उसमें हेट चल रहा है, उसमें लोगों को आज अपने इदारों से मसला है, आज लोगों को अपने मुल्क से मसला है, पॉलिसीज से मसला है, हर चीज से मसला है। तो वो मसला क्यों है? क्योंकि देखें, आप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। मैं इसकी, अगर आपको एक छोटी सी एक टेक्निकल एग्जांपल दूं ना, एक जमाना था रेडियो का, बहुत तूती बोलता था, रेडियो चलता था, सब सुनते थे। फिर टीवी आया, फिर रेडियो की वो खत्म हो गई। फिर ये हुआ कि एंड 80s में आके 90s में रेडियो ने अपने आप को दोबारा से, आप कह सकते हैं कि री इन्वेंट किया, और एफएम का चैनल लेकर आए। और एफएम ने उस जमाने में टीवी को पीछे छोड़ दिया। क्यों? मतलब एक सोचने की बात है ना कि लोग टीवी, जिसके ऊपर इतनी इंटरटेनमेंट आ रही है, इतने स्टार्स आ रहे हैं, वो उसको छोड़ के एक आरजे को क्यों सुन रहे हैं जिसकी शक्ल भी वो नहीं देख रहे? उसकी वजह ये थी कि जो एफएम था वो कम्युनिटी बेस्ड चैनल था। अगर आप लाहौर में बैठ के एफएम सुन रहे हैं तो वो लाहौर ही की बात कर रहा है। अगर आज लाहौर में बारिश हो रही है तो वो उस पर डिस्कस हो रही है। अगर आज लाहौर में ट्रैफिक जैम है तो वो उस पर बात हो रही है। कराची का कराची स्पेसिफिक है, कोयटा का कोयटा स्पेसिफिक है। आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन उस एफएम पे नजर आ रही है। तो जैसे ही आपको अपनी रिप्रेजेंटेशन एक छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पे नजर आई, आपने टीवी देखना छोड़ दिया। ये अहमियत होती है कि जब आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन उनकी जगह पे जाके करेंगे, उनके डोर स्टेप पे करेंगे। देखें, लोकल बॉडीज क्यों जरूरी है? हम वो भी इलेक्शन नहीं करवाते, हम कहते नहीं जी एमएनए एमपीए का इलेक्शन होगा, असेंबली होगी, 2/3 होगा, तो कोई फैसला होगा ना। अब मैं बलोचिस्तान में रहता हूँ, मेरी नेशनल असेंबली में 12 सीटें, मैं क्या कर लूंगा? चलें मुझे बताएं, मैं 70 साल में क्या कर लूंगा? मैं एक बिल नहीं मंजूर करवा सकता, मुझे उसके लिए
पंजाब, सिंध और केपी 3 सूबे साथ मिलाने की जरूरत है। तो ठीक है, मेरी अगर 12 सीटें हैं नेशनल असेंबली में, आई डोंट माइंड इट, लेकिन फिर नेशनल असेंबली में इश्यूज ही बहुत थोड़े होने चाहिए। फॉरेन, करेंसी एंड आर्मी, इस 3 के अलावा तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। फिर सारी बातें आप, अब मेरी अगर नेशनल असेंबली में सीट्स कम है तो होती नहीं, लेकिन मैंने अपनी आबादी को तो खुद कैटर करना है ना, मेरे लिए वही बहुत है। तो अगर हम सारे प्रोविंसेस को उनके इख्तियार पे ले जाएंगे, उनसे कहेंगे कि आपको यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत नहीं है, आपको एक जैसा होने की जरूरत नहीं है, एक पंजाबी जैसे सोचता है एक पठान को वैसे सोचने की जरूरत नहीं है, एक पठान जैसे सोचता है वो सोच कराची पे लाके इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर कोई अपने इलाके में अपने हिसाब से रहे। अगर हम ये कर लेंगे तो उससे जो सबसे अच्छी चीज हमें मिलेगी, हमें एक कंपटीशन मिलेगा चारों प्रोविंसेस में। फिर आपके पास एज अ सिटीजन चॉइस होगी, आप लाहौर में रहना चाहते हैं कि आप कराची में रहना चाहते हैं, तो आपको जहां लाइफ अच्छी मिलेगी आप वहां जाके रहेंगे। सेम थिंग हैपेंस इन कनाडा, सेम थिंग हैपेंस इन यूएस, सेम थिंग हैपेंस इन एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि वहां लोग चूज कर लेते हैं कि अच्छा यार मेरी लाइफ टोरंटो में ज्यादा अच्छी है, नहीं मेरी लाइफ वैंकूवर में ज्यादा अच्छी है, मैं वहां जाके रहूंगा, मुझे वहां का माहौल समझ में आ रहा है। हमारा क्या चक्कर है, नहीं हमने यूनिफॉर्मिटी करनी है, हमने सारे मुल्क को एक जैसा करना है, हमने सारी पावर सेंटर करके इस्लामाबाद में करनी है, हमने सारा बजट मुल्क के एक दो बड़े शहरों पे करना है, सारे मुल्क के लोग उठ के वहां पे आएंगे, वो आते हैं, वो वहां काम भी करते हैं, वो रहते भी हैं, और फिर उनके अंदर एक हेट भी पैदा होती है कि यार देखो सब कुछ कराची पे लग रहा है, सब कुछ लाहौर पे लग रहा है, सब कुछ इस्लामाबाद पे लग रहा है, मेरे घर पे तो कुछ नहीं लग रहा। तो अगर मेरे घर पे लग रहा हो तो मुझे अपने घर से उठ के आने की जरूरत क्यों नहीं होगी। तो ये बहुत प्लान्ड तरीके से पाकिस्तान को गलत चलाया जा रहा है। ये ऐसा नहीं कि हमसे गलती हो रही है कि हमसे मिस्टेक हो रही है, नहीं, ये बहुत प्लान्ड तरीके से पाकिस्तान को गलत चलाया जा रहा है, ताकि जो उसके कोर प्रिंसिपल थे जिनकी बेस पे पाकिस्तान बना था उसके ऊपर ये वापस ना आ सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा ये कि आपके लाइक और कमेंट की वजह से YouTube ये वीडियो ज्यादा लोगों को रेकमेंड करेगा।